हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, हमारे इतिहास की कुछ झलक। तो आज हम इस चैप्टर में अपने इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है। तो देखते हैं। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो जैसे ये नीचे दिखाया गया है, तो यहाँ से हम अपने ये पिक्टोरियल है, चित्रात्मक रूप से दिखाया गया है भारत का इतिहास। तो इसमें हम 1757 से 1857 तक का जो बीच का इवेंट हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशनें आई हैं, जिनको हम 1857 का अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। तो हम क्यों बोलते हैं, क्या क्या हुआ था, तो हम इसमें ये चित्रात्मक रूप से हम इसमें पढ़ेंगे। द मार्टियर्स, जो हमारे जैसे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, उनके बारे में है ये। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, एक दिल्ली में फंक्शन है, वहाँ पे बोला जा रहा है, ओ माई कंट्री मैन, लेट यू आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। तो वो बोलते हैं कि मेरे देशवासियों, दिल्ली में कोई फंक्शन है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि ओ मेरे देशवासियों, अपनी आंखों में आंसू भर लीजिए, क्योंकि जब हम अपने देश, जिन लोगों ने अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जीवन को बलिदान में दिया है, जब हम उनको याद करते हैं तो अपनी आंखों में आंसू भर लीजिए। तो ऐसा बोला जा रहा है। तो अब ये टाइम दिखाया गया है। द कंपनीज कॉन्क्यूस्ट, तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो तब से स्टार्ट किया गया है कि कब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, कैसे कैसे उन्होंने अपने रूल यहाँ पे किए हैं। तो ये जो इवेंट है वो है 1757 टू 1849 का है। विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया। अब जो अपने सुपीरियर वेपन्स है, जैसे इंडिया वालों के पास इतने अच्छे शस्त्र वगैरह नहीं थे, हथियार नहीं थे, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के वेपन्स थे। तो उनकी हेल्प से ही उन्होंने अपने साम्राज्य को भारत में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 18वीं शताब्दी में। अब देखो यहाँ पे जैसे मैप दिखाया गया है, जो येलो वाला एरिया है वो तो इंडियन प्रिंसेस का है, जैसे जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो भारत के राजा हैं, वो यहाँ पे राज करते हैं, और जो पिंक वाला है वो ब्रिटिशर्स का है। तो ये 1765 में ये काफ़ी कम था ब्रिटिशर का। तो आगे आगे देखते हैं कैसे बढ़ता है ये। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारत के राजा हैं वो दूरदर्शी नहीं हैं, वो नज़दीक का सोचने वाले हैं। दैट अपस्टार्ट राजा वहा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो जो आपस में जो राजा हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने इसलिए ही तो इंग्लिश जो मर्चेंट है, जो विदेशी यात्री आए हैं, उनको भारत में आने दिया, और आपस में वो लड़ते रहते हैं। तो इस चीज़ के, इस माहौल के बीच में जो पीपल है, जो जनता है, जो आम जनता है, वो शांति से नहीं जी पा रही थी, क्योंकि लगातार आपस में ऐसे द्वंद्व चल रहे हैं, कभी किसी बात को लेके तो कभी किसी बात को लेके। The rivalries helped the East India companies and it could easily subdue Indian princes one by one। अब जैसे जो आपस में राजा ही लड़ रहे हैं, तो इन विरोधों के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि उसने अब आपस में राजा लड़ लड़ के उनकी शक्ति तो काफ़ी कम हो चुकी है। तो इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी शक्ति का यहाँ पे फैलाव कर लिया था। A far seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the died fighting। लेकिन उस बीच में एक दूरदर्शी राजा है जिसका नाम है टीपू, जो मैसूर का है, टीपू सुल्तान मैसूर का है, वो ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल मरते दम तक लड़ते रहे हैं। थैंक्स गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर, नो लूटिंग बाई थग्स। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। तो इस बात पे अब जैसे देखो टीपू सुल्तान हुए हैं, तो वो इंडिया में आए, अब वो एक अच्छे दूरदर्शी राजा हैं, तो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं वो क्या रिएक्ट है उनका इन बातों पे लेके। तो लोग आपस में क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, बहुत शुक्रिया, अब तो भारत में, अब तो हमारे देश में शांति होगी, ना तो कोई युद्ध होगा, ना ही कोई लूटपाट होगी, इन ठगों ने जो लूटपाट मचा रखी है ना ही वो होगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनीज लिंक विद देम। तो उनमें से एक बोलता है कि शायद भगवान ने ही अंग्रेजों को हमारे पास भेजा है और हमारी किस्मत अब इनके साथ जुड़ चुकी है।
The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they are were of this land. तो उनमें से एक बोलता है, जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनमें से एक कहता है कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने हमारे कितने राजाओं को तो मार दिया है या फिर डिथ्रोन कर दिया, उनको उनकी गद्दी से हटा दिया है। लेकिन फिर दूसरा बोलता कि बेशक चाहे हमारे राजा अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी वो हैं तो इसी धरती के, अंग्रेज तो दूर से आए हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरनर्स, और अब तो हम दास बन चुके हैं इन अंग्रेज़ों के, जो ये विदेशी आदमी आए हैं दूर से, अब तो हम इनके दास बन चुके हैं। तो सेकेंड में वही दिखाया गया है कि कैसे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आती है तो लोगों का आपस में क्या विचार होता है। तो अब इवेंट है ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूल कैसे बढ़ता है 1765 टू 1836 तक के टाइम में। रिलीजियस लीडर प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो जो हमारे धार्मिक नेता हैं उन्होंने कैसे छुआछूत और बाल विवाह के विचारों को कैसे बढ़ाया है, कैसे उनका प्रचार प्रसार किया है इस टाइम पे। तो उनकी आपस में बात दिखाई गई कि उस टाइम पे कैसा माहौल था। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजन। तो जो धार्मिक नेता है वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति 7 समुंदर पार जाएगा वो अपने धर्म को खो देगा। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैज लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्रिटिश कॉर्न देम। तो सच्चाई यही थी कि जो इंडियंस हैं उनका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं था और अंग्रेज उनको स्कॉर्न करते जा रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। और जो ऐसा माना जाता है कि जो भारत के लोग हैं ना तो वो ट्रस्ट के खिलाफ हैं और ना ही वो जैसे कोई अच्छे नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। ट्रू यू आर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। लेकिन वो कहता है कि हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन ऑनर मैं तो ऑनेस्ट हूँ। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। और जो ये जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक गुरु थे, वो ये बोलते हैं कि जितनी भी संसार में जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट हैं, वो सब किसके कारण आए हैं, वो सब औरतों के कारण आए हैं। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फॉर फार्मर टू अबेंडन देयर फील्ड, बट योर मैन्स आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन arrears, if you don't pay next week I will send you to jail। तो फिर जैसे वो मर्चेंट्स बन चुके हैं, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना व्यापार फैला लिया है और उन्होंने ऐसे ऐसे रूल बनाए हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने टैक्स लगाए हैं कि भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन से भी हाथ धो के बैठे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा टैक्स था कि उनकी ज़मीन ही वो ले लेते थे। Still, the British invented other method which gave them more profit. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India। तो जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने और अच्छे अच्छे जो मेथड्स थे, दूसरे मेथड को इन्वेंटेड किया जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जैसे क्या था, जो सामान इंग्लैंड में बनता है और वो अगर इंडिया में आता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर इंडिया का सामान बाहर जाएगा तो उस पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन जो ब्रिटिश का सामान या फिर इंग्लैंड वाला सामान अगर इंडिया में आएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये गुड आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियाज इंडस्ट्रीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे ऐसे रूल थे जिन्होंने भारत के जो काम धंधे हैं उन सभी को चौपट कर दिया। Inevitably, feminism followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियंस died of starvation। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1822 से और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस थे वो भूखमरी के कारण मर चुके थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने नई नई अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उससे जो हमारे चित्रकारी हैं, जो हमारे कलाकार थे, जो हमारे बिजनेसमैन थे इंडिया में, वो सब नष्ट हो चुके हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। उस टाइम पे वो बर्बाद हो गए थे। तो ये टाइम था उस टाइम का। राम मोहन रॉय, अब राजा राम मोहन रॉय आते हैं 1772 से 1833 का। वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सुधार का है, वो हमारी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है। राम मोहन रॉय, ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो
जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने देखा, वो बंगाल से एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने समझा सारा कि हमारी देश के साथ क्या चीज़ गलत हो रही है. लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, वी मस्ट फायर रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस. तो वो बोलते हैं कि हम अपने आप को ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा जो पास्ट है, जो हमारा पुराना कल्चर है, जो हमारी पुरानी रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो हमारा बहुत अच्छा है. तो हम अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, सुधार लाएंगे. जो भी अंधविश्वास हैं जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, जिसने हमारे समाज को नष्ट कर दिया है, अब हम उन सभी अंधविश्वासों को खत्म कर देंगे. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. तो वो अपनी वाइफ उमा को बोलते हैं कि चाहे गाय का कलर कैसा भी हो, लेकिन वो दूध तो सफ़ेद ही देती है. तो ऐसे ही चाहे कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा ले, लेकिन जो मेन भाव होता है हर धर्म का, वो एक ही होता है. तो वो यही बोलते हैं कि चाहे कोई भी धर्म है, कुछ भी है, लेकिन जो इसेंस है ना हर रिलीजन की, वो एक ही होती है. वो अपनी वाइफ को ऐसा बोलते हैं. ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो विज्ञान और जो आधुनिक ज्ञान है उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे. द नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, क्योंकि जो ज्ञान है वो हमेशा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए. वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए. He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful, and there he told them, we accept you as a ruler and you must accept us as subject, but you must remember the responsibility as a ruler owes to his duty. तो वो सात समुंदर पार जाते हैं इंग्लैंड में, और वहाँ जाके वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे उनसे बोलते हैं कि हमने आपको अपने रूलर के रूप में यू एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आप हमारे जो है नेता हो. लेकिन एक नेता की ये भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे से रूल करे, अच्छे से चलाए अपने साम्राज्य को. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशंस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823. उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जब ब्रिटिशर्स को हल्का फुल्का संदेह हुआ कि कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है, तो उन्होंने उनके उस न्यूज़पेपर को भी बंद करवा दिया 1823 में. अब आता है ऑपरेशन, जो दबाव वाला टाइम है, 1765 टू 1835 का टाइम है. बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेश इंडियंस इन 1818 they had passes regulated third under it an Indian could be jailed without trial in a court. तो जैसे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लगातार ऐसे ही दबाते जा रहे थे इंडियंस को. उन्होंने 1818 में रेगुलेशन एक्ट पास किया है तीसरा. उसमें क्या होता है कि किसी भी इंडियंस को जेल में डाल सकते हैं बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के कोर्ट में. All the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको, जो इंडिया में काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है और उनका काफ़ी लक होता है, वो प्राइवेट बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उनका तो काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ. By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weave are bleaching the plains of India. तो जो इसमें सिर्फ यही कहने का भाव है कि जैसे जो इंडिया की कंपनीज हैं उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गया था और ब्रिटिशर्स ने अपना ही सब कुछ यहाँ पे लगा दिया. वो अपना जो माल यहाँ मंगवाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते, तो वो तो उनका तो यहाँ बिकता ही है. और यहाँ से वो क्या करते हैं, भारत वालों से कच्चा माल तैयार करवा के वो वहाँ पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ से वो तैयार माल करके यहाँ इंडिया में वो महंगा बेचते हैं. तो भारत के जो काम धंधे थे, जो व्यापार था, वो तो बिल्कुल चौपट हो चुका था और वहाँ पे अपने उनके तो लाभ मिल रहा था उनको दोगुना तीगुना, तो वो क्यों रोकेंगे. तो वो अपने ऐसे ही दिमाग लगा रहे थे. अब है डिससेटिस्फैक्शन. अब संतोष नहीं था, असंतोष था लोगों में उस टाइम पे. 1835 टू 1856 का टाइम है. एजुकेशन इन इंडिया वाज in Persian and Sanskrit. In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the native through the English language. I agree.
तो क्या होता है कि एजुकेशन है जो इंडिया में वो कैसी लैंग्वेज में थी, तो पर्शियन थी या फिर वो संस्कृत में थी। तो इंग्लिश मैन है मैकॉले, तो मैकॉले क्या सुझाव लाते हैं कि क्यों ना हम इंडिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाएं, और उससे एग्री भी हो जाता है। English language, English education produced clerk to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. तो जो इंग्लिश एजुकेशन है, तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम भारत के लोगों को भी इंग्लिश से ही पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश एजुकेशन अगर वो पढ़ेंगे तो उनमें थोड़ी सी बहुत बुद्धिमत्ता भी आएगी, उनको हम छोटी मोटी जॉब क्लर्क वगैरह की दे देंगे। तो जो भारत के जो राजा थे वो उन्होंने क्या माना कि हाँ ठीक है, पास कर दो ये वाला रूल भी, ठीक है, अब सभी पढ़े लिखे हो जाएंगे और हमारी जो कंडीशन है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। अगर हमारी कुछ बातें होंगी तो हम आसानी से अंग्रेजी सरकार के पास बोल देंगे। तो ऐसा चीज़ सोच के उन्होंने इस चीज़ को भी एलो कर दिया था। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्योर्ड द होल ऑफ इंडिया। तो 1856 तक आते आते, अब देखो ये जो स्टेट है, पिंक वाला तो ब्रिटिश एरिया है और जो ये येलो वाला है वो इंडिया वाले राजाओं का रह चुका है। तो 1856 तक आते आते लगभग सारे ही भारत पर अंग्रेजों का राज हो चुका था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। वो इंडिया वालों की तो ज़रूरतों का कुछ भी ख्याल नहीं रखते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, वी हैव लॉस्ट आवर ऑल जॉब्स। तो हमारे जो राजा है वो उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और हमने जो हमारे पुराने काम धंधे हैं सब कुछ खो दिए थे। एंड लैंड्स, हमारी जितनी भी ज़मीन जायदाद थी जहाँ पे खेती वगैरह करते हैं सब कुछ वहाँ से जा चुका है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। उन्होंने हमारे आपस में जो भाईचारा है उसको भी बदल डाला। दे ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। वो आपस में केवल काम निकल आने की बात करते हैं। तो वो आपस में यही बोल रहे कि कुछ ना कुछ करके हमें इनको अपने देश से बाहर निकालना है। आपस में भाईचारा है जो सभी लोग मिलके विद्रोह की बात करते हैं कि हमें इनको अपने देश से बाहर निकालना है कैसे भी करके। अब है स्पार्क। जो दंगे हुए कहाँ पे हुए, कैसे हुए, 1855 टू 1857। टैक्सेस कंटिन्यू टू र्यून द पीजेंट। अब जो हमारे पीजेंट हैं, जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, उनको ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा था, उनको लूटा जा रहा था। इन बंगाल द संथाल हु हैव लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैक्रेस्ड यूरोपियन एंड डियर स्पोर्टर्स अलाइक। तो क्या होता है कि संथाल में जो जमींदार हैं उन्होंने नए रूल्स, जो नए ज़मीन वाले रूल बनते हैं उनके अंडर में आके उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद खो दिया। वो कंगले बन चुके हैं। 1855 तक आते आते वो विद्रोही बन चुके हैं और वो बिल्कुल यूरोप वालों के खिलाफ या भी जो भी उनके स्पोर्ट में उठता है वो हर किसी के विरोध में विद्रोह कर रहे थे। डिसकंटेंट वॉज ब्रूविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और ऐसा ही जो सेम माहौल कहाँ पे हुआ था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी ऐसे ही विरोध चल रहा था। द वाइट सोल्जर्स गेट huge pay mentions to live in servants while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea which is against our religions. Who is the topi wala to abolish our एज ओल्ड कस्टम्स? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो ऐसा ही आर्मी में भी हो रहा था। जैसे कि लोगों को ज़मीन जायदाद से तो लूटा ही जा रहा था, बड़े बड़े टैक्स लगा के उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। तो ऐसा ही सेम मेथड आर्मी में भी यूज़ हो रहा था। अब आर्मी में जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको तो अच्छी अच्छी सैलरी दी जा रही है, उनको तो रहने के लिए हर चीज़ मिल रही है, लेकिन जो इंडिया वाले हैं उनको ना तो कोई प्रमोशन मिलती है और पैसे भी काफ़ी कम मिलते हैं। और अंग्रेज़ लोग इंडिया वालों से क्या बोलते हैं कि तुम 7 समुंदर पार जाओ, जब उनको पता है कि ये 7 समुंदर पार नहीं जाएंगे क्योंकि उनके वो वही धर्म के खिलाफ है तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ लोग उनको बोलते हैं। तो फिर अब इंडिया वालों का सिर्फ एक ही है, आर्मी में भी अब सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना है। Thousands of other sepoy revolt, they were stripped to their uniforms, humiliated and put in irons। अब जैसे सेना में भी रिवोल्ट हो गया था। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल माइंड्स। ओ प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बिल्ट bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has deceived us too। तो जो कुछ ही इंग्लिश मैन ऐसे हैं जो भारत वालों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं, तो
ब्राह्मण को बताया गया कि जो आर्मी में था कि जो हम जो ग्रीस यूज़ करते हैं ना, जैसे पहले क्या होता है, बारूद बारूद को ना ऐसे मुंह से छील के डालते थे, तो वो बोलता है कि जो तुम जो यूज़ कर रहे हो ना, वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। तो फिर इस बात को लेके ब्राह्मण विरोध में आ गए कि अच्छा, जो गोरे लोग हैं वो हमें ऐसे पागल बना रहे हैं। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers decked to the foreigners. The message gave all help and shelter to the patriots. तो क्या हुआ उस टाइम पे, जैसे विरोध तो स्टार्ट हो चुका था, तो लोगों ने आपस में जैसे रोटी और जो लोटस हैं वो वाले सिंबल भेजे कि हम ऐसे ऐसे इकट्ठे होंगे और सभी देशभक्तों को अपने जो खिलाफ खड़े हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े होके एकजुट होके इनको देश से बाहर निकालना है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ चल रहा, तो फिर रिवोल्ट हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, संग्राम हो जाता है 1857 में। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मीरूत। तो सबसे पहले जो संग्राम है वो कहाँ पे होता है, क्रांति कहाँ पे होती है, मीरूत में। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब जो विद्रोह है वो तेजी से बढ़ जाता है। और द सिपोई मार्च टू दिल्ली। अब जो सिपाही हैं वो कहाँ जाते हैं, वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। लॉन्ग लिव आवर एम्पायर, बहादुर शाह। और हमें बहादुर शाह के लिए जैसे उनके पास इकट्ठे होते हैं कि हम आपको अपना नेता चुनेंगे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर। अब जो बहुत सारे इंडिया के ऐसे लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, जिन्होंने इंडिया की जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नई नई नीतियां आई हैं उनके अंडर में आके अपनी ज़मीनों को खो दिया है। अब वो बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड येस वी विल हेल्प यू। तो फिर जो जमींदार हैं वो भी इकट्ठे हो गए कि हाँ, हम भी आपके साथ ही इकट्ठे होएंगे और अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालेंगे। तो सभी इकट्ठे हो चुके थे। द फाइट ऑफ फ्रीडम 1857। फिर जो है स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो जाता है 1857 में। तो सारे के सारे जो अलग अलग जगह से जो लोग थे, अब संदेश भेजे गए थे, जैसे कि रोटियों को बना बना के और लोटस वाले सिंबल्स की हम ऐसे ऐसे विद्रोह कर रहे हैं, जिसको भी इकट्ठा होना है तो इकट्ठा हो गए। तो लोग आपस में जुड़ रहे थे, जमींदार जुड़ गए हैं। अब और भी आएंगे, जैसे कि मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वाज बिटर, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। तो जो दे जॉइन द अपसर्स अगेंस्ट द फॉरनर्स। तो जो ये थी बेगम हजरत महल दी लखनऊ से, वो भी अंदर से बिल्कुल भरी हुई थी। तो क्योंकि उनकी भी जो साम्राज्य है उनसे ले लिया गया था, तो उन्होंने भी इस संग्राम को ज्वाइन किया। Popular leader like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land। तो जो मौलवी अहमदुल्ला है फैज़ाबाद से, वे भी इकट्ठे हो गए थे लोगों के साथ और कहा, भाइयों इकट्ठे हो जाओ, अंग्रेज़ हमें लूट रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, अब हमें इकट्ठा होना है। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। हर जगह लोग इकट्ठे हो गए थे और विरोध में खड़े थे, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। की हम क्यों ना पेशवा नाना साहिब को अपना नेता चुनेंगे इस स्वतंत्रता संग्राम में। द पेट्रियोट पाउंच अपन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पीच बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो सारे के सारे जो नॉर्थ इंडिया में संग्राम छिड़ चुका था। 80 years old कनवार सिंह ऑफ बिहार रिसीव ए बुलेट इन हिज रिस्ट। तो जो 18 साल का कुंवर सिंह है बिहार से, उनकी रिस्ट में एक बुलेट लग गई थी। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो वो बोलते हैं कि हे गंगे माता, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है तुम्हारे लिए। फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट SD सावंत। तो हमारे ये स्वतंत्रता संग्राम से ही लिया गया है, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उनसे लिया गया है। और इनके राइटर हैं SD सावंत। SD सावंत हमारे राइटर हैं आवर ग्लिम्पसेस पास्ट के, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक